वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन बिजनेस स्ट्रैटेजी माई सेल्फ असलम खान। कैसे दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां होंगे बेहतर होंगे, उम्दा होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो उसी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए आज आपको हम इस इनकम टैक्स की अगली सीरीज में, जैसा कि आप पिछले वीडियो में जानते हैं कि इस कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की शुरुआत किए हैं। आज इस इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की ये जो वीडियो नंबर आपका है, इसमें पार्ट सेकंड की हम लोग बात करेंगे, जिसमें स्पेशली हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वो भी अंडर सेक्शन 2 और अंडर सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन। जैसा कि आप टॉपिक देख सकते हैं दोस्तों, पिछले पिछले क्लास में मैंने आपको इस पर्सन के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों, इस पर्सन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसके बारे में डिटेल में आपको पूरी फुल डिटेल आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था। अगर आप पहले वीडियो को नहीं देखे, इसके ठीक पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप पूरे पर्सन के कॉन्सेप्ट को समझिए। इसमें मैंने अलग अलग 7 कैटेगरीज के अंतर्गत पर्सन का पूरा एक्सप्लेन किया था फुल डिटेल के साथ दोस्तों। तो आइए उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। आज कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में हम लोग समझेंगे, जिसमें बेसिकली आज हम लोग समझेंगे एसएससी क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है दोस्तों। इन 3 टॉपिक पर हम लोग आज समझेंगे। हाँ, इनकम का जो डेफिनेशन है, टोटल इनकम, ग्रास टोटल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, कैजुअल इनकम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसका डेफिनेशन क्या है विथ सेक्शन। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैं बार बार कह रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना तय है दोस्तों, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इस इंपॉर्टेंट बात को जो भी मैं आपको बताऊं लिखने का प्रयास करिएगा। आप मुझसे पढ़िए, दुनिया के किसी भी टीचर से आप पढ़िए, जो भी टीचर आपको बता रहे हैं उसके की पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप बाकायदे अपनी डायरी में, नोट्स में, रजिस्टर में जरूर उसको मेंटेन करिए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। तो आइए आज हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एसएससी क्या होता है। एसएससी क्या होता है, लीजिए आज हम लोग एसएससी के बारे में समझेंगे। ये इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पर्सन की अलग अलग कैटेगरीज के बारे में बताया था दोस्तों, तो उसको आप देख सकते हैं। चलिए आज आपको हम बताने वाले हैं कि ये वर्ड जो आपका देख लीजिए स्क्रीन पे आपके लिखा है, वर्ड क्या है, एसएससी। हिंदी में दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, करदाता। क्या बोलते हैं, करदाता। हो सकता है हिंदी के नाम लेने से आपको कंफर्म हो गया, करदाता मीन्स आप अपने लैंग्वेज में समझिएगा, टैक्स पेयर की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, टैक्स पेयर। अगर नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप टैक्स देते हो, तो आप कहोगे नहीं सर टैक्स तो नहीं देते। नहीं दोस्तों, टैक्स हर इंसान देता है। किसी प्रकार का कोई भी आप कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, किसी प्रकार कोई गुड्स, कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उसमें टैक्स जरूर देते हो, क्योंकि उस प्रोडक्ट में सरकार आपसे किसी न किसी प्रकार का वो, चाहे वह जीएसटी के नाम पे टैक्स ले, चाहे वह एंटरटेनमेंट के नाम पे टैक्स ले, चाहे वह कस्टम के नाम से, चाहे वह सर्विस टैक्स के नाम से, किसी न किसी प्रकार के माध्यम से टैक्स लेता है। तो जो भी हमारे शॉपकीपर होते हैं हमसे लेते हैं, और शॉपकीपर उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके कई वे में होकर वो गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंच जाता है। तो आप समझिए टैक्स पेयर मतलब होता है कि ऐसा किसी प्रकार का कोई व्यक्ति जिसको लॉ में इनकम टैक्स प्रोविजन में करदाता, टैक्स देने वाला होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करदाता मीन टैक्स पेयर। थोड़ा सा उसको इनकम टैक्स के प्रोविजन में अगर हम समझेंगे, थोड़ा उसकी यूनिफॉर्म में समझेंगे, तो उस वर्ड को जो हम लोग टैक्स पेयर नॉर्मली बोलते हैं, उस टैक्स पेयर को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे दोस्तों, उस टैक्स पेयर को हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे नॉर्मली, वो एसएससी। वर्ड क्या करा है, एसएससी, करदाता। इसके लिए सेक्शन क्या बनाएगा दोस्तों, सेक्शन 2 और सब सेक्शन 7 में इसका डेफिनेशन दिया गया है। पहले आप थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देखिए दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा लॉ का जब भी आप पढ़िए थ्योरी पोर्शन, तो लॉ की लैंग्वेज में पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि लॉ जो बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप समझेंगे तो अलग बात है। हाँ, आप पहले उसके मीनिंग को समझ लीजिए, बाद में आप उस लैंग्वेज को, उस लॉ की लैंग्वेज को अपने हिसाब से जिस भी लैंग्वेज में समझने के लिए इंटरप्रेट कर सकते हो, वो कर सकते हो, बात की बात है। लेकिन जब भी कोई थ्योरी पढ़िए वो लॉ की लैंग्वेज में पढ़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए समझते हैं एसएससी मीन्स क्या हो रहा है। कह रहा है देखिए यहाँ पर कि एसएससी मीन्स ऑल पर्सन। ऑल पर्सन की बात कर रहा हूँ,
ऐसा किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति एससी है, ऐसा किसी प्रकार का कोई व्यक्ति एससी है करदाता होम जो क्या कराए, एनी टैक्स, किसी प्रकार का वो टैक्स दे, आर या एनी अदर सम ऑफ मनी, या किसी अन्य किसी प्रकार का कोई भी पैसा हो, या फिर वो इंटरेस्ट पे करे, या फिर वो क्या करे, फाइन पे करे, या किसी प्रकार का कोई पेनाल्टी एक्सेट्रा अगर वो पे करता है और करा इज पेबल अंडर दिस एक्ट इंक्लूड, मतलब कि और भी इसके अंतर्गत कुछ इंक्लूड कर रहा है आइटम। पहले वर्ड को समझिएगा, मैंने क्या बताया, किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति वो करदाता है जो किसी प्रकार का कोई टैक्स पे करे, या किसी प्रकार कोई इंटरेस्ट पे करे, किसी प्रकार कोई फाइन या किसी प्रकार कोई भी जुर्माना अगर वो पे करता है अंडर ऑफ दिस इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो करदाता है। सपोज करिए कि किसी प्रकार कोई व्यक्ति जो टैक्स पे किया, जैसे मान लीजिए सरकार हमसे कहता है, आपसे कहता है कि आपने टैक्स पे किया, हमने कहा बिल्कुल मैंने टैक्स पे कर दिया, अच्छा सरकार कह रहा बहुत अच्छी बात है आपने टैक्स पे कर दिया, तो लेकिन क्या आपने टैक्स समय से पे किया है? नहीं, आपने कहा नहीं, थोड़ा सा देरी हो गया, तो लॉ कहता है, टैक्स कहता है कि अगर थोड़ा सा आपने देरी किया है तो कोई बात नहीं, मैं आप पर इस पर थोड़ा से इंटरेस्ट भी लगा देता हूँ। आपने कहा तो ये क्या बात है, ब्याज? बिल्कुल, अगर हम ब्याज नहीं लगाएंगे तो आप बार बार ऐसा करोगे, बार बार आप लेट करोगे। हाँ, बात तो समझ में आ रही है। तो इसी प्रकार वो क्या करता है, इस पर किसी प्रकार का कोई भी, जैसे आईटीआर भरने में आपने लेट कर दिया, या टैक्स का जो ड्यू डेट था उस ड्यू डेट पे आप नहीं जमा कर पाए, तो वो किसी प्रकार का आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, या फिर आपने टैक्स नहीं दिया है तो क्या कर सकता है, वो आप पे किसी प्रकार का कोई पेनाल्टी या फाइन लगा सकता है। तो ऑल टाइप ऑफ किसी प्रकार का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लॉ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो टैक्स देता हो, या लॉ के अकॉर्डिंग वो किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट पे करता हो, या किसी प्रकार का फाइन या पेनाल्टी पे करता हो अंडर द पेबल ऑफ दिस इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू, वह सारा व्यक्ति हमारा क्या कहलाता है, वो सारे व्यक्ति हमारे क्या कहलाते हैं, इनकम टैक्स के अंतर्गत उनको हम लोग एससी मान लेते हैं, उनको हम लोग क्या मान लेते हैं, एससी मान लेते हैं। लेकिन यहाँ इसके बाद भी यहाँ पे इनकम टैक्स रुका नहीं है, कह रहा है कि द टर्म ऑफ एससी द आर फॉलोइंग आइटम आर टू बी इंक्लूडेड, इसमें कुछ और भी आइटम्स को इंक्लूड कर रहा है, यानी कि इसमें वो कुछ और आइटम को भी इंक्लूड कर रहा है। इंक्लूड क्या कर रहा है, वर्ड को समझिएगा, नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। पहला कर रहा है एवरी पर्सन इन द रिस्पेक्ट ऑफ, कर रहा है कि ऐसा किसी प्रकार का कोई व्यक्ति इन द रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रीसीडिंग ईयर, कर रहा है एवरी पर्सन इन द रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रीसीडिंग अंडर दिस एक्ट, ऐसा किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति जो इस एक्ट मींस इस इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत वो कमेंसमेंट कर रहा है, स्टार्ट कर दिया है फॉर द असेसमेंट, मींस आपका वह इस अधिनियम के अंतर्गत उसके टैक्स की कैलकुलेशन की शुरुआत कर दी गई है। टैक्स की कैलकुलेशन मींस कर निर्धारण की जो कार्यवाही होती है, कार्यवाही स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, वर्ड को समझिएगा, एवरी पर्सन द रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रीसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमेंसमेंट फॉर द असेसमेंट ईयर, मतलब ऐसा किसी प्रकार का कोई व्यक्ति जो वह व्यक्ति अपने आय के कार्यवाही के लिए, मतलब कर के निर्धारण कार्यवाही के लिए वो उसका असेसमेंट किया जाना स्टार्ट हो गया, मतलब कमेंसमेंट, मतलब कि उसके आयकर का कर का निर्धारण करना स्टार्ट कर दिया गया है, प्रीसीडिंग कर दिया गया है ऑफ हिज इनकम, मतलब वो अपने इनकम पर टैक्स देने की कार्रवाई को वो स्टार्ट कर दिया गया है। या एक वर्ड और करा है, आप देखिएगा, या असेसमेंट ऑफ इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन द रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज एसेसिबल। तो भाई ये कौन सी बात है कि हम दूसरे की इनकम पर भी टैक्स देंगे? लॉ कहता है बिल्कुल आपको देना पड़ेगा, हम आपको मान लेंगे भाई कि आप ही उस व्यक्ति कह रहा है एनी अदर, यानी कि एनी अदर पर्सन की इनकम पर आप पर ही टैक्स लगाया जाएगा। सपोज करिए अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो क्या हो माइनर हो, पिछले मैंने पर्सन इसलिए कह रहे हैं कि अगर जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम चाहेंगे इसके पहले आप वीडियो जो आपका पर्सन का डेफिनेशन मैंने बताया था उस पर्सन का डेफिनेशन पहले आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो ये बातें आपको अच्छी तरह समझ में आएंगी। तो कह रहा है कि एनी अदर पर्सन इन द रिस्पेक्ट ऑफ हिज एलिजिबल, मतलब कि अगर मैं माइनर पर्सन की बात करूं दोस्तों, माइनर पर्सन की अगर मैं बात करता हूं
तो माइनर के केस में क्या बताया गया था कि माइनर के नाम से अगर किसी प्रकार का कोई इनकम अगर होता है तो वह इनकम उसके पेरेंट के इनकम में जोड़ दिया जाएगा। तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एनी अदर पर्सन, ठीक है, एनी अदर पर्सन मतलब ये क्या हो गया, माइनर या अन्य किसी प्रकार का कोई अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन था तो उसकी इनकम को, उसके इनकम को क्या किया जाएगा, उसके पेरेंट के इनकम में क्लब कर दिया जाएगा। उसके पेरेंट के इनकम में मम्मी या पापा की इनकम में वो क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा किसी प्रकार का कोई व्यक्ति जिस पर इस अधिनियम के अंतर्गत उसके आयकर का निर्धारण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई हो और या वो किसी दूसरे व्यक्ति के आय पर कर देने के लिए उत्तरदायी या योग्य माना जाए, वह पर्सन है। दोस्तों ये पूरा पहले हेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या आपको समझ में आया? चलिए अब ये जो पहला बातें हैं, हो सकता है ये दूसरे पॉइंट में ये आपका और क्लियरिफिकेशन कर दे और कंफर्मेशन कर दे। क्या करा दोस्तों, देखिए दूसरा क्या करा आपसे कि एवरी पर्सन हु इज डीम्ड एससी। लो भाई, इनकम टैक्स में ये जो वर्ड आपको मिलेगा बहुत ही मायने आपका रखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। वो क्या करा, डीम्ड। डीम्ड का मतलब होता है कि ये माना हुआ। इसको रियल में क्या हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ये वास्तव में एक्चुअल तो होता नहीं, एक्चुअल तो नहीं होता है, लेकिन इसको हम लोग मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, माना हुआ करता था, इसको डीम्ड। कभी कभी ऐसा होता है, आप नॉर्मली आप बोलते हैं चलो भैया मान लेते हैं आपकी बातें, जो आप कहेंगे वही सही है। ठीक है, जो आप कह देंगे कि अगर ये नहीं है, ये आम को इमली, इमली को आम, अगर आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं भाई ये आम है, या आम को हम इमली या इमली को आम मान लेते हैं। ठीक है, वैसे जैसे मान लीजिए हम बात करें तो जिसकी नई नई शादी होती है तो अपनी वाइफ से कहता है कि जो भी वो वाइफ जानू, जो भी वो कह रहा है कि भाई आप जिसको जो कहो मैं वही इसको मान ले रहा हूं, तो वो मानने केस में तो लॉ भी कहता है कि ठीक है भाई आपको मैं मान ले रहा हूं या मान ले रही हूं कि अगर आप एससी हो तो बस हो। लॉ कहता है अगर मैंने आपको मान लिया है कि अगर आप एससी हो तो हो, बाकी हमसे कोई मतलब नहीं है। क्या करा है, एवरी पर्सन हु एज डीम्ड एससी अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हम मान ले रहे हैं वो क्या है, एससी है, तो हम उसको मान ले रहे भैया वो एससी है, मानना पड़ेगा आपको। डीम्ड का मतलब हो रहा है माना हुआ। ठीक है, मीन्स क्या कह सकते हैं, अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की इनकम पर, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के इनकम पर टैक्स देने के लिए उत्तरदायी है, तो लॉ कहता है उसको मान लेंगे वो क्या है, माना हुआ करदाता। माना हुआ करदाता हम लोग मान लेंगे। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद, किसी व्यक्ति के डेथ के बाद लीगल तरीके से उसके आय के संबंध में जो भी व्यक्ति, जो भी उसका कानूनी उत्तराधिकारी है, अगर उसको किसी प्रकार का कोई इनकम ट्रांसफर होता है तो लॉ कहता है कि भाई अब हम आपसे टैक्स लेंगे और आपको हम मान लेंगे क्या, एसएससी मान लेंगे। हम आपको क्या मान लेंगे, एसएससी मान लेंगे। हाँ, बशर्ते इसमें कंडीशन रखा गया है कि डेथ के पहले अगर वह व्यक्ति टैक्स पे कर दिया तो बात तो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसने टैक्स नहीं पे किया, डेथ के पहले अगर टैक्स नहीं पे किया है, तो उसकी इनकम पर जो भी उसका लीगल एग्जीक्यूटर होगा, उसका बेटा बेटी पत्नी, जो भी उसका लीगल एग्जीक्यूटर होता है, कानूनी रूप से लॉ कहता है हम आपको क्या मान लेंगे, टू बी डीम्ड एसेट। बात समझ में आ रहा है? इसी प्रकार अगर हम बात करें थोड़ा एजेंट या फिर नॉन रेसिडेंट। एजेंट मतलब किसी प्रकार का कोई ऐसा व्यक्ति है जो विदेशी व्यक्ति है, वो किसी प्रकार का कोई व्यापार करता है। मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति है, वो इंडिया में व्यापार करता है और वहां पर वो क्या करता है, उस कंट्री में अपना कोई एजेंट अपॉइंटमेंट कर देता है, कोई एजेंट नियुक्त कर देता है। तो लॉ कहता है भाई वो विदेशी व्यक्ति है, उसको हम ढूंढ नहीं पाएंगे, कब आ रहा है कब जा रहा है, हम उसको ढूंढ नहीं पाएंगे तो टैक्स कैसे ले। तो लॉ कहता है चलो भाई ठीक है, उसका जो भी एजेंट है, चलो हम एजेंट को पकड़ते हैं, एजेंट को पकड़ते हैं। एजेंट को जब पकड़ेंगे तो उसी को हम मान लेंगे क्या, टू बी डीम्ड एससी। भाई आप दो या आपका जो भी बॉस है, जो भी आपका मालिक है, वो टैक्स दे। तो लॉ कहता है चलो एजेंट के केस में मैं मान लूंगा कि क्या तुम हो डीम्ड एससी हो। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये रियल में देखा जाए तो एससी नहीं होता है, लेकिन इनकम टैक्स प्रोविजंस के अंतर्गत कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, उस घटनाओं के अंतर्गत उस व्यक्ति को डीम्ड एसएससी मान लिया जाता है। तो लॉ कहता है आप भी एसएससी हो। चलो तीसरा पॉइंट से और थोड़ा सा कंफर्मेशन होगा।
चलिए तीसरा पॉइंट आपसे क्या करा है कि एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी, ऐसा किसी प्रकार का कोई व्यक्ति जिसको हम लोग करदाता मान लेंगे, यानी कि क्या कह रहा है कि एसएससी उसको मान लेंगे इन बाय डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट क्या, फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, ठीक है। एडवांस टैक्स के केस में एडवांस टैक्स का मतलब होता है दोस्तों, जैसे नॉर्मली आप समझिए जिस साल हम पैसा कमाते हैं वह साल हमारा कहलाता है प्रीवियस ईयर, और जिस साल उस प्रीवियस ईयर के इनकम पर हम लोग टैक्स देते हैं वो हमारा कहलाता है असेसमेंट ईयर। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे इनकम हो जाती है कि जहां पर गवर्नमेंट आपसे कहता है कि आपको जिस साल आप कमा रहे हैं उसी साल आपको टैक्स देना पड़ेगा। अभी हम थोड़ा इसके हम समझाएंगे आपको असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर वाले केस में, तो इसमें कुछ एक्सेप्शन में आपको समझाएंगे 70 धारा 172 से 176 के बीच में। तो उसमें पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स का मतलब जिस साल आप कमाएं उसी साल आप टैक्स दे दीजिए। दूसरा कह रहा है इसमें, दूसरा क्या कह रहा है कि डिडक्ट टीडीएस, टीडीएस को काटा जाएगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज। इसके बारे में आपको एक सेपरेट चैप्टर आपको हम बताएंगे। टीडीएस क्या होता है, कैसे कटता है, किस किस इनकम पे कटता है, कितना परसेंटेज कटता है, ये बात के बारे में बात बताएंगे। और क्या कह रहा है, फेल टू डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। लो भाई, ऐसा किसी प्रकार का समझिए आप, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो इस आयकर अधिनियम के अंतर्गत, आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई काम उसको दिया गया है, इस इनकम टैक्स प्रोविजन के अंतर्गत कोई काम दिया गया है और वह काम, वह व्यक्ति उस काम को पूरा नहीं कर पाता है, उस कार्य को पूरा नहीं कर पाता है, तो ऐसी दशा में इस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, एसएससी इन डिफॉल्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चूक में कर दाता, भाई वह डिफॉल्ट कर दिया। क्या, फॉर एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स के केस में डिडक्शन फॉर टीडीएस, और टीडीएस नहीं काटा, और टीडीएस काटने के बाद उसको सरकारी खजाना में जमा भी नहीं करता, तो वह व्यक्ति एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। बाय मिस्टेक उसको डिफॉल्ट मान लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए थोड़ा इसके बारे में और समझते हैं। देखिए जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ पर डिफॉल्ट का मतलब होता है कि वन ए पर्सन इज फेल, ठीक है। ऐसा किसी प्रकार का कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है किसी प्रकार का इनकम टैक्स की जो भी ऑब्लिगेशन है, जो भी आपका स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, वह इनकम टैक्स प्रोविजन के अंतर्गत, इनकम टैक्स प्रोविजन के अंतर्गत उसे टैक्स देना था, उसके लिए वो बाध्य है, बट कह रहा है सच नॉट पेइंग टैक्सेस, इस प्रकार का कोई वो पैसा नहीं दे पाता है, और ऐसा होने से इनकम टैक्स का, किसी प्रकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो लॉस का सामना करना पड़ सकता है, या उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी प्रकार का कोई सफर करना पड़ रहा है लॉस का। तो इस लॉस से बचने के लिए वह व्यक्ति, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई भी वो पेनाल्टी लगा सकता है, कंपनसेट कर सकता है, उसके ऊपर लॉस, जो लॉस हुआ है उस लॉस को भरपाई करने के लिए उसको मान लेगा क्या, एसएससी हो बाय डिफॉल्ट, ठीक है। आप एसएससी बन गए क्या, बाय डिफॉल्ट। सपोज करिए, जैसे मैं मान रहा हूं, एक बात मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए ये एक बैंक का मैनेजर हो गया, बैंक का, ठीक है। बैंक की मैनेजर, जो बैंक आपका मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके बैंक में जितने भी वर्कर, जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉय के इनकम पर, उस एम्प्लॉय के इनकम पर एक सर्टेन परसेंट दर से मान लीजिए उस पर टीडीएस काटना था, यस काटना था, कि जैसे भी इनकम जनरेट होता है उस इनकम पर टीडीएस कटता है। परसेंटेज क्या होता है, बात की बात है, ठीक है। वो इनकम टैक्स प्रोविजन के अंतर्गत उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि उस इनकम पर वो टीडीएस काट ले, ठीक है। उनकी जो भी सैलरी हो रही है उस सैलरी पर टीडीएस काट ले, और उस कटी हुई टीडीएस को गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा कर दे। लेकिन बैंक मैनेजर क्या करता है, उस इनकम पे न तो टीडीएस काटता है और न ही वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करता है। हो सकता है ऐसा हो, टीडीएस तो काट लिया लेकिन गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा नहीं किया, तो उस बैंक के मैनेजर को बाय डिफॉल्ट वह एसएससी मान लिया जाएगा अंडर द इनकम टैक्स प्रोविजन के अंतर्गत। तो ये हमारा कहलाता है एसएससी इन डिफॉल्ट। आई थिंक दोस्तों आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होगी। क्या आपको पूरी बातें समझ में आ गई है? बोलिए, अगर आ गया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बोलिए, क्या ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई है? कमेंट करके बताइए। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले डेफिनेशन को हम समझते हैं। चलिए,
अगला जो डेफिनेशन आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स के लिहाज से। आपको यहाँ पे दो बातें और बताएंगे, एक तो आपका करा असेसमेंट ईयर, दूसरा हमारा करा प्रीवियस। असेसमेंट ईयर जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में कर निर्धारण वर्ष, ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, कर निर्धारण वर्ष। और इसका सेक्शन जो रखा गया है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन दिया गया है। आइए समझते हैं असेसमेंट ईयर। आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट पहले निकाल लीजिए। कह रहा है कि आपसे कि इनकम टैक्स ईयर मींस अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड को ध्यान रखिएगा कि असेसमेंट क्या है कि 12 महीने की वह अवधि है। असेसमेंट ईयर मींस अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 महीने की एक वह समय अवधि है जो करा कमेंसिंग क्या करा वो स्टार्ट हो रहा है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल। ध्यान रखिए तो अप्रैल की पहली तारीख से क्या हो रहा है, कमेंसमेंट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है एवरी ईयर, हर साल, एंड एंडिंग 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। समझ में आया दोस्तों क्या कर रहा है कि कर निर्धारण वर्ष 12 महीने की वह टाइम पीरियड है जो हर साल अप्रैल की पहली तारीख से स्टार्ट होकर अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होती है, वह हमारा क्या कहलाता है, असेसमेंट ईयर कहलाता है। दोस्तों समझिएगा, आप अपने भाषा में समझिए। ये तो हो गया लॉ की लैंग्वेज, मैंने आपको समझा दिया। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के थ्रू इनकम टैक्स में क्या इसके डेफिनेशन दिया गया, लॉ के थ्रू समझ लीजिए। आप समझ लीजिएगा ऐसा किसी प्रकार का कोई भी वर्ष जिस वर्ष में एसएससी के इनकम के टैक्स का असेसमेंट किया जाए, मीन्स उसकी इनकम का असेसमेंट किया जाए, उसके इनकम पर टैक्स लगाया जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, असेसमेंट ईयर कहलाता है। अगर हम बात करें दोस्तों तो इस समय जो असेसमेंट ईयर चल रहा है वो 2022 और 2023 चल रहा है। ये असेसमेंट ईयर हमारा है, ये हमारा असेसमेंट ईयर है। अगर मैं बात करूं तो ये रियल में स्टार्ट कहाँ होगा, अब एग्जाम्पल थ्रू आप समझिए। क्या रहा है असेसमेंट ईयर 2022-23, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, इसी में बात कर रहा हूँ। तो असेसमेंट ईयर 2022-23 मीन्स करा है अ पीरियड ऑफ कमेंसमेंट, क्या करा है ऑन 1 अप्रैल 2022, यही मैं बात कर रहा हूँ। 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा और करा एंड होगा 31 मार्च 2023 को, ध्यान रखिएगा, जो कि 31 मार्च 2023 को समाप्त होगा। और दोस्तों आप अपने डायरी में थोड़ा सा एक बात और नोट कर लीजिए कि असेसमेंट ईयर, ध्यान रखिए असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का ही होता है, कभी भी ये कम नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं दोस्तों आपको कि असेसमेंट ईयर कभी भी 12 महीने से कम नहीं हो सकता है। प्रीवियस ईयर में हो सकता है कम हो, बट असेसमेंट ईयर ऑलवेज क्या होगा, 12 मंथ का ही पीरियड होगा। ठीक है, ध्यान रखिए ये कह रहा है असेसमेंट ईयर मतलब जब भी होगा वो 12 मंथ से कभी भी कम नहीं हो सकता। ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी ये 12 मंथ से कम नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है असेसमेंट ईयर क्या है, 12 महीने की ऐसी किसी प्रकार की कोई भी टाइम पीरियड जो हर साल अप्रैल की पहली तारीख को स्टार्ट होकर और अगले साल की 31 मार्च को एंड होती है, वो हमारा क्या कहलाता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट हमारा है वो क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हम लोग, गत वर्ष, क्या बोलते हैं हिंदी में, गत। प्रीवियस ईयर का सेक्शन क्या रखा है दोस्तों, सेक्शन 3 धारा 3 में रखा गया है गत वर्ष का डेफिनेशन। लॉ की लैंग्वेज में पहले समझिएगा क्या कर रहा है लॉ से, द ईयर इन विच इनकम अर्न इज नोन एज प्रीवियस ईयर। सिंपल बहुत ही सटीक परिभाषा बताया गया है कि द ईयर इन विच इनकम अर्न इज नोन एज प्रीवियस ईयर, कि ऐसा किसी प्रकार का कोई भी वर्ष जिस साल आप इनकम को क्या करते हैं, अर्न करते हैं, इनकम को अर्न करते हैं, इज नोन एज क्या, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रीवियस ईयर। मींस जिस साल आप कमाई करते हैं वह हमारा क्या कहलाता है, असेसमेंट ईयर। एंड नेक्स्ट ईयर उसके ठीक अगला वर्ष क्या होता है, नेक्स्ट ईयर विच इनकम हैज टैक्सेबल इज नोन एज असेसमेंट। मतलब जिस साल आपने कमाया है वह हमारा प्रीवियस ईयर है, और जिस साल उसके ठीक अगले बाद, उसके ठीक अगले वर्ष के बाद, अगले वर्ष में अगर आपकी इनकम पर टैक्सेबल किया जाए, असेसमेंट किया जाए, तो वह हमारा कहलाता है असेसमेंट ईयर कहलाता है। फिर आप समझिएगा
कराए इनकम टैक्स चार्ज ऑन टोटल इनकम। इनकम टैक्स जब भी लगाया जाता है टोटल इनकम पर, आय के हम बताएंगे आपको 5 हेड है, उन 5 हेडों को जब जोड़ा जाता है उसमें डिडक्शन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है वो टोटल इनकम कहलाता है। टोटल इनकम के डेफिनेशन में आपको ये पूरी बातें समझाएंगे। आप कराएं चार्ज ऑन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एट द रेट ऑफ प्रिस्क्राइब बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961, कि किसी भी करदाता के असेसमेंट ईयर में जब उसके इनकम का टैक्सेबल किया जाता है, असेसमेंट ईयर किया जाता है, तो उसके टोटल इनकम पे किया जाएगा। आप द प्रीवियस ईयर मींस पिछले साल, गत वर्ष में, पिछले साल प्रीवियस ईयर में जो भी आपने इनकम किया है उस इनकम के टोटल इनकम, ध्यान रखिए उसके टोटल इनकम पर, और रेट ऑफ प्रिस्क्राइब जो करंट टाइम में चल रहा होता है, जो भी करंट टाइम में चल रहा होता है, आप द इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो करंट टाइम में आपका चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो रेट आपका चल रहा है, रेट पर आपका टैक्स लगाया जाता है। और क्या करा है, प्रीवियस ईयर आल्सो नोन एज द फाइनेंशियल ईयर या फिर अकाउंटिंग ईयर। ध्यान रखिए दोस्तों, क्या करा, प्रीवियस ईयर को भी हम वैसे भी क्या बोलते हैं, वित्तीय वर्ष या फिर लेखांकन वर्ष। इसका एक और नाम कर लीजिएगा, वित्तीय वर्ष या लेखांकन वर्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। दोस्तों समझ में आपको आया कि जिस साल आप इनकम करोगे वो हमारा कहलाएगा प्रीवियस ईयर, और जिस साल मतलब इनकम के मतलब प्रीवियस ईयर के ठीक अगला वर्ष हमारा क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, असेसमेंट ईयर। शॉर्टकट में आप समझिए, अगर जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि मान लीजिए ये हमारा असेसमेंट ईयर, ऊपर मैंने आपको बताया भी है कि 2022-23 हमारा अगर असेसमेंट ईयर है, तो इसके ठीक पहला वर्ष, इसका मतलब इसके ठीक पहला वर्ष क्या होगा, प्रीवियस ईयर कहलाएगा। मीन्स आप कह सकते हैं कि सर 2021 और 2022 ये हमारा क्या है, मतलब 2021-22 की इनकम को जो आप कमाओगे इस साल अगर आपने कमाया है तो ये हमारा प्रीवियस ईयर है, और इसके ठीक बाद वाला जो वर्ष हमारा होगा 2022-23 ये हमारा क्या कहलाएगा, असेसमेंट ईयर कहलाएगा। बात समझ में आया। एक यहां भी आप नोट करके लिखेंगे, प्रीवियस ईयर 12 महीने भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर 12 महीने भी हो सकता है, या फिर लेस देन, ध्यान रखें दोस्तों, या इससे कम भी हो सकता है। मैंने असेसमेंट ईयर में बताया कि असेसमेंट ईयर कभी भी 12 महीने से कम नहीं हो सकता है, लेकिन प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम हो सकता है। कैसे, मान लीजिए कोई नई बिजनेस स्टार्ट की गई है, कोई नया व्यक्ति कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम अभी हाल में नौकरी ज्वाइन किया हो, या किसी प्रकार का कोई भी फर्म आपने खोला है, या इनकम का कोई नया सोर्सेज आपका है, तो जब से आपका इनकम का सोर्स स्टार्ट हुआ है या जब से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है वहां से आपका काउंट किया जाएगा, और 31 मार्च का टाइम पीरियड देखकर वह आपका बना दिया जाएगा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मेरा कहने का मतलब 12 महीने भी हो सकता है और 12 महीने से कम भी हो सकता है, मीन्स 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 2 ही 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये था प्रीवियस ईयर। अगर मैं आपको थोड़ा से इसके एग्जाम्पल के बारे में अगर आपको समझाऊं प्रीवियस ईयर के, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। असेसमेंट ईयर तो हमेशा 12 होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर भी हमारा क्या हो सकता है, 12 भी हो सकता है या इससे कम। चलिए मान लीजिए एक यहाँ पर मैं एक व्यक्ति लेता हूँ, मिस्टर एक्स, एग्जाम्पल थ्रू आप समझिएगा, ये हो गया मिस्टर एक्स। देखो यहाँ पर मिस्टर एक्स से आप दोस्ती कर लो, ये एक ऐसे बंदे हैं कि मिस्टर एक्स आपको लगभग मोस्टली क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पर इनसे मिलाऊंगा, ठीक है, तो इनसे आप फ्रेंडशिप कर लीजिए। मिस्टर एक्स ने क्या किया है, कुछ ट्रेड स्टार्ट किया है, इन्होंने क्या किया है, कुछ ट्रेड बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है, वो अलग अलग डेट पर, ठीक है, इन्होंने बिजनेस स्टार्टेड कुछ अलग अलग डेट पर, फॉलोइंग डेट। आपको इसका प्रीवियस ईयर बताना है, समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए पहला जो केस है, एक क्या कह रहा आपसे, इन्होंने स्टार्ट किया है 1 फरवरी को, यानी कि इन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया है 1 फरवरी और 2022, एक इनका पहला केस है बिजनेस स्टार्ट करने का डेट। बी समझिएगा, इन्होंने कुछ अलग और डेट दिया है। इसके बाद करें, चलो भाई ये 1 अक्टूबर 2021 का डेट ये बता रहे हैं। और तीसरा आप समझिएगा, इन्होंने एक और डेट बताया है, वो है 1 अगस्त 2022। अब आपको बताना है कि इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, इन तीनों डेट का प्रीवियस ईयर क्या होगा। मैंने आपसे बताया है कि
अगर ऐसा होता है कि नया बिजनेस स्टार्ट हो, नया जॉब मिले या इनकम का सोर्स हो या किसी प्रकार का कोई बिजनेस फर्म स्टार्ट करने पर जिस डेट से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उस डेट से वो प्रारंभ होकर और 31 मार्च तक आपका जो जाएगा वही हमारा क्या लाएगा, उस साल प्रीवियस ईयर हो जाएगा। सपोज करिए, देखिए यहाँ क्या करा है, यहाँ क्या रहा है 1 फरवरी, ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ क्या करा है 1 फरवरी, यहाँ क्या रहा है 1 फरवरी 2022 क्या रहा है। चलिए अब अगर हम बात करें तो ये 1 फरवरी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 1 फरवरी से स्टार्ट होकर 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा। ये 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं यहां पर अगर हमारा प्रीवियस ईयर होगा तो यहां अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर सिर्फ आपका 2 महीने का होगा। यहाँ प्रीवियस ईयर क्या होगा, सिर्फ 2 महीने का होगा, फरवरी और मार्च वाला महीना। बात समझ में आया। तो मैंने वही आपसे कहा कि प्रीवियस ईयर आपका 12 भी हो सकता है, 12 से कम हो सकता है। देन इसके बाद दूसरे केस में आप समझिएगा, यहां अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो ये प्रीवियस ईयर हमारा स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा 31 मार्च तक, ये भी हमारा जाएगा 31 मार्च तक जाएगा। तो आप जोड़ लीजिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आपको समझ में आ रहा होगा सर ये हमारा क्या है 6 मंथ, ये हमारा क्या हो जाएगा 6 मंथ। मीन दूसरे केस में जहां पर आपका डेट स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर 2021 से, तो 1 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट करिए 31 मार्च 2022 तक आप देख लीजिएगा। ये 31 मार्च में 2022 की बात कर रहा हूँ। तो ये आपका हो गया 6 महीने का हो गया। तीसरे केस में अगर मैं आपको समझाऊं इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, तो जोड़ लीजिए 1 अगस्त 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो भी आपका मंथ आएगा वही मंथ हमारा क्या लाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, 1 अगस्त से स्टार्ट होगा 31 मार्च से, जोड़ लीजिए कितना महीने हो रहा है। तो आप देख लीजिए अगस्त पर 1 2 3 5, आप कह सकते हैं सर इस बार हमारा क्या हो रहा है वो 8 महीने। तो बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। ओवरऑल मैंने आपको पूरी बातें आपको समझाया कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। वो पढ़े एसएससी पढ़े हैं, करदाता, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर विथ एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ बताइएगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जैसे ही वीडियो नया कोई अपलोड होता है आपको इसकी सारी नोटिफिकेशन, सारी जानकारी आपको मिल। चलिए दोस्तों, बाकी हम लोग क्लास नेक्स्ट वीडियो, बाकी क्लास हम लोग